मिलेगा अपने प्रश्न पूछने के लिए। दो प्रकार प्रश्न पूछ सकता है। एक तो आपको अपने प्रश्न चैट बॉक्स में टाइप करके भेज सकता है, न तो प्रश्न पूछने के लिए हाथ भी उड़ा सकता है। कब प्रश्न पूछने के लिए अवसर देता है उसी समय ही अनम्यूट करके प्रश्न पूछना है और बाकी सभी लोग हमेशा अनम्यूट में रहना है। ये कार्यक्रम 1 घंटे का है, इसलिए ज़्यादा समय 40 मिनट का नहीं, 40 मिनट का प्रेजेंटेशन और 40 मिनट का डिस्कशन ऐसा रहेगा। 2 घंटे का है, इसलिए क्या क्या प्रश्न आपके मन में है प्रेजेंटेशन के समय आपके मन में आता है वो भी नोट कर सकता है, और क्या क्या विषय आपके मन में अभी है, क्योंकि भाषा का विषय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत साल से एक बड़ा मुद्दा है। इसलिए मातृभाषा में शिक्षा उसका माध्यम के रूप में सभी भाषाओं का सभी स्थान में कैसे योगदान देना है, ऐसे बहुत विषय है एनईपी के अंदर। और के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा और कला ये भी विषय है। इसलिए सभी क्षेत्रों के आपके मन में क्या क्या प्रश्न है, जिज्ञासा है, उसको समाधान ले सकता है। इसलिए पहले हम पूरे ये प्रेजेंटेशन का सुनना है, समझना है। बाद में हर एक व्यक्ति समय के आधार पर समय मन में ठीक रखकर प्रश्न पूछना है। अभी मैं आज के मुख्य वक्ता को आपके समूह परिचय करवाता हूं। चामू कृष्ण शास्त्री जी ये भारत में और विश्व में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में उसका नाम संस्कृत के उसके साथ हो गया है, आइडेंटिटी हो गया। वो अभी संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन का सेक्रेटरी है। आपने संस्कृत शिक्षा में नया मेथोडोलॉजी पेडागोगी डेवलप किया है। संस्कृत हर एक क्षेत्र में स्पेशल पर्पस के लिए संस्कृत कैसे उपयोग करना है उसमें अपना काम है। विद्यार्थी जीवन से ही आप संस्कृत प्रचार प्रसार के लिए बहुत समर्पित व्यक्ति है, और गत 3 डेकेड में उन्होंने भारत के संस्कृत भाषा और भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार उसका उन्नमन के लिए, सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित है। संस्कृत भारती की सरल संस्कृत संभाषण शिविर के माध्यम से उन्होंने विश्व भर में संस्कृत का एक माहौल बनाया है। अब विश्व भर में सभी संस्कृत प्रेमियों का एक नेटवर्क भी आपने बनाया है। वो संस्कृत भारती की अखिल भारतीय मंत्री रहे और सरकार की भी अन्य समिति का दायित्व उन्होंने लिया है। और बेंगलुरु में संस्कृत प्रदर्शनी, संस्कृत एग्जीबिशन उसका संयोजक रूप में
आपका भूमिका बहुत प्रमुख है। संस्कृत के विषय लेकर उन्होंने बहुत किताबों लिखा है और संपादन भी किया है। आज आप हमारे बीच में हैं चामो कृष्ण शास्त्री जी। आप आज के विषय का प्रस्तुति करेंगे, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एनईपी। नमस्ते चामो जी। आदरणीय मई एनईपी और विद्या भारती के उच्च शिक्षा विभाग के सभी कार्यकर्ता बंधुगण और भारतीय भाषाओं में आदर रखने वाले और भारतीय भाषाओं के लिए काम करने वाले सभी विद्वज्जन, मेरा भाषण हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सभी का मिश्रण होगा। यथासंभव ज्यादातर हिंदी में ही बोलता हूं और मुझे ये अवसर दिया इसके लिए प्रारंभ में ही मैं मेरा आभार व्यक्त करता हूं। ये बहुत आनंद का विषय है कि बहुत सालों के बाद ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, अभी तक जितने भी शिक्षा नीतियां या आयोगों का वृत्त आए हैं, उन सभी से इस शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के संदर्भ में बहुत अच्छा सुझाव प्रस्तुति दी गई है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी हार्दिक स्वागत हम कर ही रहे हैं। विशेषतः इस शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा के संदर्भ में और उच्च शिक्षा संदर्भ में दोनों हिस्सों में भारतीय भाषाओं का संदर्भ में जो आग्रह है और सुझाव है बहुत स्पष्ट है और शुरू से अंत तक हर कदम में हमें भारतीय भाषाओं के शिक्षा का आग्रह हमें दिखता है। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। स्कूल शिक्षा के संदर्भ में 4था अध्याय में है और उच्च शिक्षा के संदर्भ में 22वां अध्याय में फोकस एरिया में भारतीय भाषाओं का विशेष उल्लेख है। आप सब देखे ही होंगे और अभी तक शिक्षा नीति के संदर्भ में जितने भी भाषण आए सभी लोग इसके संदर्भ में उल्लेख करते ही हैं। इसलिए मैं उस संदर्भ में बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर आपको थोड़ा मोनोटनी होगा और कुछ उस प्रकार का यांत्रिकता को उसका भंग करने के लिए मैं थोड़ा अलग से स्ट्रक्चर करके थोड़ा 2-3 स्लाइड्स के माध्यम से कुछ आगे प्रस्तुति करूंगा भी। कुल मिला के सारांश रूप में अगर कहना है तो स्कूल शिक्षा में भारतीय भाषा के माध्यम से, मातृभाषा माध्यम से शिक्षा और आनंद से नई पद्धति से क्रियाकलापों के माध्यम से भाषा सीखने का रास्ता बताया गया
और उसके लिए आग्रह किया है। और भाषा को ज्ञान परंपरा के साथ जोड़ने का विषय, कला एवं संस्कृति के साथ जोड़ने का विषय भी है। और भाषाओं में जो वर्तमान भाषाएं हैं, 8वीं सूची के, संविधान के 8वीं सूची के भाषाएं, और मातृभाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं, फिर प्राचीन भाषाएं, विदेशी भाषाएं, और ख्रास होने वाले बोलियां वगैरह जो लुप्त हो रहे हैं, ऐसे भाषाओं का भी, आदिवासी भाषा, वनवासियों की भाषा, ऐसे कई भाषा के संदर्भ में जितने भी प्रकार हैं, सभी भाषाओं का शिक्षा में यथोचित स्थान हो, यह देखा है, ये व्यवस्था की गई है। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। अभी तक इस प्रकार सभी भाषाओं का शिक्षा नीति में आने का ये नहीं था, ये पहली बार ये हुआ है। और एक विषय सबसे महत्वपूर्ण है, पहले बार भारत में ये हुआ है कि भाषा, किसी भाषा को थोपने का नहीं, और भाषा का चयन स्वातंत्र छात्रों को दिया गया। ये एक और एक महत्वपूर्ण विषय है। और वैसे वहां बहुभाषावाद का उल्लेख है शिक्षा नीति में, मल्टीलिंग्वलिज्म, पावर ऑफ द लैंग्वेज, ऐसा। ये मल्टीलिंग्वलिज्म के प्रसंग में मैं आगे बताता हूं। अभी थोड़ा कुछ स्लाइड शेयर करते हुए मेरा ये करता हूं। तो विषय आप जानते ही हैं, इसलिए मैं आगे जाता हूं। तो शुरू में कुछ भाषाओं के संदर्भ में वर्तमान स्थिति क्या है, और चुनौतियां और अवसर, ऐसे, और क्या करना, अवसर और क्या करना, ये बताता हूं। ये जो बहुभाषावाद एवं भाषा की शक्ति, इसका उल्लेख किया गया शिक्षा नीति में। ये वैसे तो भारत कभी भी एक भाषा भाषी नहीं था, मोनोलिंगुअल कंट्री नहीं था। भारत बहुभाषा भाषी देश ही था। और लेकिन क्या है, यूरोप, अमेरिका आदि पश्चिम देशों में बहुत से देश ऐसे हैं जो मोनोलिंगुअल कंट्रीज हैं। ऐसे एक भाषा भाषी देशों में आजकल मल्टीलिंगुअलिज्म की बात की जाती है। इसलिए वहां मल्टीलिंगुअलिज्म और विदेशी भाषाओं को पढ़ना, कुछ मार्केट फोर्सेस के कारण से भी, सिक्योरिटी आदि के कारण से भी सभी देशों का वो सभी भाषाओं को सीखने का वो हो रहा है। दूसरा, कुछ मेडिकल रिसर्च के कारण भी ज्यादा भाषा सीखने से बुद्धि का विकास ज्यादा होता है। इसलिए विदेशों में मल्टीलिंगुअलिज्म का, बहुभाषावाद का ज्यादा चर्चा है, और शिक्षा में उसका स्थान आजकल ज्यादा है। लेकिन भारत में पहले से भी, और आप बहुत से आप लोगों को मालूम है, जो प्रांत, अगर अभी जो भाषा के अनुसार जो प्रांतों का विभाजन हुआ है, अभी के हमारे प्रांतों का अगर बॉर्डर एरिया अगर आप देखेंगे, बॉर्डर एरिया में सभी बहुभाषी ही है। और बड़े बड़े नगरों में, आजकल छोटे नगरों में भी, नगरों में जितने भी लोग रहते हैं उसमें 30, 35, 40% लोग वहां के स्थानीय नहीं रहते हैं, बाहर अन्य प्रांत से आए रहते हैं। इसलिए नगरों में भी अभी कोई भी नगर अगर एक भाषा भाषी नहीं है। इसलिए पूरा भारत देश आज
वादी है, यानी बहुभाषा भाषी है। हम वाद के इज्म से हटकर बहुभाषा भाषी ये शब्द मैं करता हूं। और भाषा की शक्ति का भी इसमें शिक्षा नीति में चर्चा की गई है। बुद्धि का विकास के लिए, प्रतिभा का विकास के लिए जितने भी ज्यादा भाषाएं हम सीखते हैं उतना विकास ज्यादा होता है। एक नई भाषा सीखना यानी एक नई दुनिया का प्रवेश करना जैसा ही है। और हर एक भाषा की एक संस्कृति होती है। और उस संस्कृति, कला भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। और भाषा सीखना यानी संस्कृति जानना, और भाषा और संस्कृति, भाषा और कला ये अविभाज्य हैं और एक दूसरे के साथ ही जाते हैं। इसलिए भाषा का संस्कृति की रक्षा और संस्कृति का विकास और संस्कृति को जीवन में, आचरण में लाने में भाषा का बहु महत्वपूर्ण स्थान है। अगर भाषा खोया तो संस्कृति भी खोया, संस्कृति अगर नष्ट होती है तो भाषा भी नष्ट होती है। आप लोग जानते होंगे 20 साल पहले फ्रांस में 2 चुनावों के जनरल इलेक्शंस के मुद्दे भाषा थी, आंग्ल भाषा विरोध में था। ऐसे हम दुनिया में बहुत देशों में देखे हैं और भारत में हम भी देखे हैं, अंग्रेजी भाषा के कारण अंग्रेजी संस्कृति किस प्रकार आ रही है। तो ये ऐसे कई मुद्दों से हम भाषा की शक्ति हम समझना चाहिए। भारतीय भाषाओं की वर्तमान स्थिति भी उससे आप परिचित हैं। भारतीय जनगणना के अनुसार लगभग 2000 भाषाएं हैं, उसमें बोलियां सभी सम्मिलित हैं, लेकिन उसमें भी 80-100 भाषाएं कभी भी लुप्त हो सकते हैं, उस स्थिति में है। तो और कई कारणों के कारण 200 सालों के अंग्रेजी माध्यम से जो शिक्षा हुई इसके कारण, और स्वतंत्रता के बाद भारतीय भाषाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के कदम उठाना चाहिए था वो न उठाने के कारण, और भारतीय भाषाओं के विकास के लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ भाषा का भी विकास कैसे, वो संदर्भ में मैं आगे बताने वाला हूं, वो न होने के कारण, ऐसे कई कारणों से आज हम सब महसूस करते हैं कि विश्वविद्यालयों में, विशेषतः उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के छात्रों की संख्या घट रही है। तो और भारतीय भाषाओं के जो संस्थान हैं उसके भी शोचनीय है। जिस प्रकार मैसूर में अखिल भारतीय भाषा संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ऐसे कई संस्थान हैं देश भर में, वहां भी स्थिति बहुत सुधारने की आवश्यकता है, स्थिति शोचनीय है। तो ये सब हमारे लिए चुनौती है। और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के कारण जो भारतीय मानस बना है उससे वो जो मैकाले शिक्षण पद्धति वगैरह हम जो बोलते हैं, मैं केवल उससे जो आज मानस बना है, अंग्रेजी मानस, ऐसा संक्षेप में मैं बता रहा हूं। अंग्रेजी मानस में जो विषांश अभी प्रविष्ट है, इस विषांश को अगर शोधन करना है, शोधन आयुर्वेद शास्त्र का शब्द है, इसका इस विषांश को हटाना है, तो उसके लिए फिर से भारतीय भाषाओं को
राष्ट्र जीवन के सभी क्षेत्रों में फिर से लाना एकमात्र औषध है। तो इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये भी एक हमारे लिए ये बहुत बड़ा चुनौती है। तो भारतीय शिक्षा, अगर शिक्षा वास्तविक रूप से भारतीय होना है तो उसके लिए भारतीय भाषा से ही शिक्षा होना ये भी उतना ही अनिवार्य है। जैसे अंग्रेजी माध्यम शिक्षा, अंग्रेजी प्रधान शिक्षा से अंग्रेजी मानस बना, भारतीय भाषा माध्यम से भारतीय भाषा माध्यम से अगर शिक्षा होगी तो फिर से भारतीय चित्त, भारतीय मानस, भारतीय जीवन फिर से हम ला सकते हैं। इसलिए भी भारतीय भाषाओं के संदर्भ में सोचने की बहुत आवश्यकता है। ये सारी बातें हमारे शिक्षा नीति में अभिव्यक्त हुए हैं, वहां प्रतिबिंबित हुए हैं। उन्हीं बातों को मैं अलग रीति से यहाँ बता रहा हूं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम अभी नए भारत निर्माण में जो परिवर्तन होने की आवश्यकता है, उन सभी परिवर्तनों के लिए, नव भारत निर्माण के लिए, समृद्ध भारत और समर्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत निर्माण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन शिक्षा है। और उस शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए यह हमें एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है। इसलिए यह इस शिक्षा नीति को अगर उसके क्रियान्वयन का काम सरकार को ही अगर दिया गया तो फिर बहुत कुछ होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। इससे पहले भी बहुत शिक्षा नीति आए हैं, लेकिन उससे बहुत बदलाव आया ऐसा नहीं है। लेकिन आनंद की बात यह है, अभी इस बार इस शिक्षा नीति का क्रियान्वयन के लिए सामाजिक संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं, संगठन, आंदोलन, जैसे मई नीति, विद्या भारती के उच्च शिक्षा संस्थान, शिक्षा नीति, शिक्षा संस्कृत उद्यानन्यास के भारतीय भाषा मंच आदि कई संगठन, संस्कृत भारती, सभी संगठन इस विषय को हाथ में लिए हैं और इसका क्रियान्वयन के लिए सोच रहे हैं। इसलिए यह शिक्षा नीति समाज परिवर्तन का, शिक्षा में परिवर्तन का, राष्ट्र परिवर्तन का एक बहुत बड़ा साधन अवश्य होगा, यह मेरा विश्वास है। तो किसी भाषा का विकास के लिए 7 आवश्यकताएं हैं, 7 नीड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी लैंग्वेज। तो उसमें पहला विषय रहता है बोलने वाले, उस भाषा में बोलने वाले लोग। ये बोलने वाले लोग यानी इसमें 2-3 प्रकार के होते हैं। एक तो मातृभाषा के रूप में बोलने वाले, दूसरा कार्यालयों में, अलग अलग स्थानों में, मार्केट में, सब जगह इसका मातृभाषा न होने पर भी द्वितीय भाषा के रूप में, तृतीय भाषा के रूप में इस भाषा का प्रयोग करने वाले लोग चाहिए। जब भाषा व्यवहार में रहता है तब भी भाषा का विकास होता है, ये आप जानते हैं। लेकिन उसमें सबसे मुख्य बात मातृभाषा के रूप में उसका प्रयोग, दैनंदिन जीवन में इसका प्रयोग, घर में हो, कार्यालय में हो, मार्केट में हो, कहीं भी दैनंदिन जीवन में भाषा का प्रयोग हुआ और राष्ट्र जीवन के सभी क्षेत्रों में उस भाषा का अगर प्रयोग होता है तभी उस भाषा का विकास होता है। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु, माध्यम के रूप में, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ एजुकेशन, मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, मीडियम ऑफ कल्चर, मीडियम ऑफ कॉमर्स, मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, medium of justice, jurisprudence, medium of technology, medium of science,
medium of literary debate, medium of discussion। इस प्रकार राष्ट्र जीवन के सभी क्षेत्रों में माध्यम भाषा के रूप में ये भाषा होना चाहिए। हम भारतीय भाषाओं का जब हम चर्चा करते हैं तो देखिए, अभी अंग्रेजी भाषा हम ये भी जानते हैं, आज वाणिज्य के माध्यम भाषा रूप में, टेक्नोलॉजी के माध्यम भाषा रूप में, विज्ञान के माध्यम भाषा रूप में, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम भाषा रूप में ऐसे सब अंग्रेजी है। अंग्रेजी आने से पहले भारत में कौन सी भाषा थी? कई भाषाएं हो सकते हैं। हाँ, संस्कृत भी था पूरे देश में, प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं थी, लेकिन पैन इंडियन लैंग्वेज के रूप में, लिंक लैंग्वेज के रूप में देश के एक कोने से दूसरे कोने तक संस्कृत भाषा थी। और या अन्य भाषा होने पर भी भारतीय भाषाएं सभी पूरे देश में प्रसृत थे ही, लेकिन सभी भारतीय भाषाओं में जो संस्कृत की शब्दावली थी उसके कारण सब समझते थे। किसी भी प्रांत का व्यक्ति अगर दूसरे प्रांत में जाते हैं तो उनके संस्कृत शब्दावली के कारण सब भारतीय भाषा आपस में लोग समझते थे। तो इसलिए ये माध्यम के रूप में भी भारतीय भाषाओं का व्यवहार होता था। आज भी ये अंग्रेजी माध्यम अलग अलग, केवल शिक्षा का माध्यम नहीं, प्रशासन का, वाणिज्य का, टेक्नोलॉजी का, सभी का माध्यम भाषा, फिर से हमें भारतीय भाषाओं को इन सभी के माध्यम भाषा रूप में लाने की आवश्यकता है। तीसरा बिंदु यह है, समकालिक साहित्य, कॉन्टेम्पररी लिटरेचर, वर्तमान साहित्य, जैसे जैसे समाज में, राष्ट्र में, दुनिया में नए नए चीजें आते हैं, नया नया परिवेश निर्माण होता है, उसका प्रतिबिंबन, उसका रिफ्लेक्शन साहित्य में होना चाहिए। तो कॉन्टेम्पररी लिटरेचर हर भाषा में आना चाहिए। अगर नहीं हुआ, भाषा अपडेट नहीं होता है, समकालिक नहीं बनता। तो ये भी एक आवश्यकता है। जैसे कॉन्टेम्पररी लिटरेचर में भी जितने भी विषय हैं, राष्ट्र जीवन के जितने भी विषय हैं, वो सभी विषय आते हैं। चौथा बिंदु है शब्द निर्माण का सातत्य। ये शब्द निर्माण प्रक्रिया, ये जो रहता है वो निरंतर होते रहना चाहिए। नए नए चीजें आते हैं, उसके लिए नए नए शब्द भी निर्माण होने की आवश्यकता है, और उस शब्द निर्माण का फिर डेसिमेशन भी होना चाहिए। तो अगर नए शब्द निर्माण नहीं हुआ तो फिर समस्याएं आते हैं। क्योंकि अगर कुछ, ये भी एक चर्चा है भाषाविदों के बीच में, बहुत लोगों का कहना है, और and that idea has been already sold by English and other foreign thought processes। क्या है, भाषा ये क्या दरवाजा खोल के रखना चाहिए, सभी भाषाओं से शब्द लेना चाहिए, दरवाजा बंद नहीं करना, ये अन्य भाषाओं से शब्द लेने से भाषा समृद्ध होती है, ये ऐसे कई वाद हैं। ये वहां चाहिए जहां जिन भाषाओं में शब्द निर्माण का सामर्थ्य नहीं है, वहां अन्य भाषाओं से शब्द लेना अनिवार्य है। लेकिन भारतीय भाषाओं की स्थिति ऐसी नहीं है। भारतीय भाषाओं में संस्कृत भाषा के सहयोग से शब्द निर्माण करने का सामर्थ्य है। भारतीय भाषाओं में अनंत कोटि, इन्फिनिट नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ संस्कृत एज वेल एज इंडियन लैंग्वेजेस। जब यहाँ क्षमता है, तब हम क्यों हमारे शब्दों का अगर हम निर्माण नहीं करते हैं, करना चाहिए। तो इसलिए तब ही भाषा का मूल तत्व वैसे ही रहेगा।
नहीं तो वो और एक वस्तुतः इसी कारण से मैं जो फ्रांस में 2 इलेक्शन में मुद्दा भाषा चुनाव का मुद्दा था, ये जो बताया, वहां मुद्दा यही था। अंग्रेजी शब्द फ्रेंच भाषा में अभी ये आ रहे हैं, वो नहीं आना चाहिए। वह केवल शब्द नहीं आ रहा है, शब्द के साथ संस्कृति, अंग्रेजी संस्कृति भी आती है, इसलिए उसको रोकना चाहिए, ऐसा वो चुनाव मुद्दा था। उसी प्रकार लगभग 5000 शब्दों का निषेध भी हुआ वहां। वो कारण कल्चरल इन्वेशन, इट इज नॉट वर्ड्स एलोन, कल्चरल इन्वेशन होता है, ये भी विषय है। तो वो एक और एक मुद्दा है, लेकिन भाषा का विकास के लिए उस भाषा में शब्द निर्माण भी अनिवार्य है। और एडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी आप जानते हैं, जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भारत में आया था, दुनिया में आया था, तब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने से पहले दुनिया में लगभग 5000 भाषाएं थी। लेकिन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने के बाद जिन भाषाओं में लिपि नहीं थी और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पाए, ऐसे लगभग 2-2,500 भाषाएं लुप्त हो गई। अब फिर से अभी इंटरनेट टेक्नोलॉजी आया, अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलता है, भाषाओं के लिए भी ये अभी अनिवार्य हो गया है टेक्नोलॉजी को एडेप्ट करना। अगर नहीं करते हैं तो भारतीय भाषाओं का ह्रास होगा, ये भी एक विषय है। जैसे आप सब जानते हैं, जब कंप्यूटर रिवॉल्यूशन हुआ 91 के बाद भारत में, जिस प्रकार भारतीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर बना के उसको कॉमन करके भारत में जितने भी कंप्यूटर बेचे गए उनमें मैंडेटरी के रूप में भारतीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर, किसी एक देवनागरी बोलिए, हिंदी बोलिए, हिंदी में सॉफ्टवेयर या भारतीय फॉन्ट्स, मैंडेटरी कॉमन फॉन्ट, कॉमन सॉफ्टवेयर पूरे देश में नहीं किया। इस कारण से भारतीय भाषाओं का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं था। अगर कर्नाटक में कोई हिंदी में एक फॉन्ट में अगर करता है, वो दिल्ली में खुलता नहीं था। तो इसलिए सब अंग्रेजी ही फॉलो किया, रोमन फॉन्ट ही, रोमन सॉफ्टवेयर फॉन्ट में अंग्रेजी सॉफ्टवेयर ही प्रयोग किया। लेकिन जापान और चाइना में ऐसा नहीं किए थे, उन्होंने वो मैंडेटरी किया, मैंड्रिन भाषा का और जापानी भाषा का कंप्यूटर में। वहां जो भी कंप्यूटर बेचा जाएगा उसमें वो मैंड्रिन भाषा का सॉफ्टवेयर अनिवार्य था। अंग्रेजी भी रखिए, लेकिन ये अनिवार्य रखिए। ये इस प्रकार की पॉलिसी भारत में न होने के कारण हमारा बहुत नुकसान हुआ। न होने के लिए ये भी एक कारण है, हम टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस जो डिपार्टमेंट था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन जिस प्रकार काम करना चाहिए तो वो नहीं हुआ। न होने के कारण भारतीय भाषाओं का ये आगे जाना नहीं हुआ। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। 5वां बिंदु, 6वां, कनेक्ट, इमोशनल कनेक्ट, यूटिलिटेरियन कनेक्ट, इकोनॉमिक कनेक्ट। भाषा का अलग अलग इसके साथ, जैसे एम्प्लॉयमेंट के साथ कनेक्ट रहता है, स्वाभिमान, देशाभिमान के साथ भाषा का कनेक्ट रहता है। ऐसे कई प्रकार के संबंध रहने से भाषा का विकास होता है। जैसे स्वातंत्र्य आंदोलन के समय स्वदेश, स्वभाषा, स्वभूषा, ये 3 शब्द बहुत प्रचलित था। स्वभाषा के आग्रह के कारण और स्वातंत्र्य आंदोलन के साथ हिंदी आंदोलन जुड़ने के कारण पूरे देश में हिंदी का प्रचार हुआ। तो एक इमोशनल कनेक्ट है। आज भी भारत का नवनिर्माण के लिए, समृद्ध, समर्थ, आत्मनिर्भर भारत निर्माण का ये जो बहुत बड़ा आंदोलन अभी शुरू हुआ है,
उसके साथ भारतीय भाषा अगर संबद्ध रहेगा तो भारतीय भाषाएं भी उसके साथ साथ आगे आ सकते हैं। ये मैं इसलिए अभी बता रहा हूं आप सबके सामने, ये कनेक्ट, इसमें कई काम जो है वो सरकार के द्वारा या हमारे द्वारा, ये एक प्रश्न है। इसलिए मैं लास्ट में लिखा हूं पैट्रनेज। पैट्रनेज, स्टेट पैट्रनेज माने सरकार का राजाश्रय और समाजाश्रय। आजकल प्राइवेट कॉरपोरेट पैट्रनेज भी भाषाओं के लिए चाहिए। कॉरपोरेट पैट्रनेज, समाज का राजाश्रय, समाजाश्रय और वाणिज्य आश्रय, ऐसा 2-3 प्रकार के आश्रय हो सकते हैं। लेकिन ये सामान्यतः हमारे भाषा कार्यकर्ता, भाषा के संबंधी जितने भी हम बात करते हैं, हमारी चर्चा भारतीय भाषाओं के संदर्भ में, भारतीय भाषाओं के विकास के लिए क्या करना, इस चर्चा में ज्यादातर हमारी चर्चा, सजेशन, सुझाव, चिंतन सब और डिमांड, ये सब सरकार केंद्रित रहता है। गवर्नमेंट पैट्रनेज, पॉलिसी चेंजेस वगैरह वगैरह, ठीक है वो चाहिए, लेकिन मैं उसको लास्ट में 7वां रखा हूं, क्योंकि ये पहले जो 6 है वो 6 हम भी कर सकते हैं, हम करना चाहिए, हम करेंगे, इससे समाज में बदलाएगा, समाज में बदलाएगा तो फिर सरकार में बदलाएगा। ये टॉप टू बॉटम अप्रोच से नहीं होगा, बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। इसलिए अभी हमें हमारा रणनीति, अभी तक हम सरकार के मुंह देखते थे, इसलिए भारतीय भाषाओं का विकास नहीं हुआ। अब हमें इसको बदलना चाहिए। अब हमारे माध्यम से, हमारे प्रयास से हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा अलग से विषय को आपके सामने रखा हूं। तब ही कुछ परिवर्तन हो सकता है। और यहाँ ये जो 7 आवश्यकताएं दिखाया हूं, इसके संदर्भ में सामान्यतः सभी विषय न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट हुआ है। ये सारे बातें बोलने वालों का भी माने संस्कृत में हो या भारतीय भाषाओं का प्रयोग के संदर्भ में उस उल्लेख है। भारतीय भाषा माध्यम से न केवल स्कूल शिक्षा का, उच्च शिक्षा का माध्यम भी, तकनीकी शिक्षा का माध्यम भी भारतीय भाषा होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या कदम उठाना, ये भी मीडियम का भी नूतन शिक्षा नीति में चर्चा हुई है। कॉन्टेम्पररी लिटरेचर, नया सामग्री निर्माण का, ग्रंथों का अनुवाद का, सभी भारतीय भाषाओं में एक भाषा से दूसरी भाषाओं में अनुवाद करने का, साहित्य का, सभी भारतीय भाषा साहित्यों का परिचय कराने का, कवियों का परिचय कराने का, ये बातें भी ये आया है। इसके लिए कॉन्टेम्पररी लिटरेचर हमें निर्माण करना भी होगा, न केवल प्राचीन साहित्य, नव साहित्य निर्माण करना होगा, नव शब्द निर्माण करना होगा। और ये भारतीय भाषाओं के संदर्भ में सोचने के लिए ही भारतीय भाषा विश्वविद्यालय स्थापना का विषय भी है नई शिक्षा नीति में। और इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन का भी, अनुवाद संस्थान का, भारतीय अनुवाद संस्थान स्थापित करने का भी विषय है नूतन शिक्षा नीति में। और एडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का तो है ही, वो भी वहां चर्चा है। और कनेक्ट, इसका भी चर्चा है, क्योंकि भारत का धरोहर के साथ जोड़ने का, कला संस्कृति के साथ जोड़ने का, ये सब कनेक्ट का विषय है। और प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों का उल्लेख भी है नूतन शिक्षा नीति में, वो आदर्श हमारे सामने रखा है। ये सब कनेक्ट का विषय है। तो नूतन शिक्षा नीति में जो बातें, इन सभी संदर्भों का, और पैट्रनेज, राजाश्रय का भी वहां बहुत आग्रह किया है। शिक्षकों की नियुक्ति, भारतीय भाषा
शिक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में शिक्षकों की नियुक्ति होना चाहिए और चाहिए तो एक दूसरे प्रांत से ले भी सकते हैं। ऐसे कई सुझाव, बहुत से सुझाव, प्रायोगिक, व्यावहारिक और अत्यंत आवश्यक सुझाव भी नूतन शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिए गए हैं। तो लेकिन अभी इसका क्रियान्वयन के लिए केवल सरकार के ऊपर आश्रित न होते हुए हम इनिशिएटिव लेके हम हमारे प्रयास से ही बहुत कुछ कर सकते हैं और इसका क्रियान्वयन के लिए देश भर एक अनुकूल वायुमंडल निर्माण करना चाहिए, तब ही क्रियान्वयन होगा। पूर्ण संपूर्ण देश को हमें इसके लिए जागृत करना होगा, अवसर के रूप में इसको बदलने के लिए। तो उसके लिए केवल सरकार से ये नहीं होगा। भारत में जितने भी भाषा संस्थान हैं, भाषा विभाग है, सभी भारतीय भाषाओं के प्राध्यापक हैं, शिक्षक हैं, भाषाविद हैं, हम सभी को मिलके इसके लिए अलग अलग प्रकार के कुछ कार्यक्रम सोचना चाहिए, तब ही इसका क्रियान्वयन हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उस कार्यक्रमों के संदर्भ में कुछ बातें हम अभी क्या करना चाहिए। पहला, एक पूरे देश में एक वातावरण बनाना चाहिए कि अधिकाधिक भाषाएं सीखें और सिखाएं। लोग जैसे, अगर मैं अभी बेंगलुरु में हूं, बेंगलुरु में आईटी इंडस्ट्री होने के कारण पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं। तो यहाँ बेंगलुरु के हमारे भाषा प्रेमी लोगों को क्या करना चाहिए, जिस प्रकार देखिए ये संस्कृत भारती के द्वारा संभाषण शिविरों के द्वारा देश भर संस्कृत सिखाने का जो आंदोलन चला, तो स्वातंत्र आंदोलन के समय हिंदी सिखाने का, हिंदी सीखने का, सिखाने का आंदोलन चला। ऐसे दो बहुत बड़े आंदोलन हमें इतिहास में अब देख सकते हैं। तो इसी प्रकार का हम सभी भारतीय भाषाओं के लिए कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। ये समाज प्रेरित होना चाहिए। सभी भाषाविद, भाषा शिक्षक इस कार्य को उठाना चाहिए। अलग अलग मोहल्ले में अलग अलग भाषा सिखाने का शॉर्ट कोर्सेस हम कर सकते हैं। हिंदी शिविर, जैसे संस्कृत संभाषण शिविर चला, उसी प्रकार तमिल संभाषण शिविर, हिंदी संभाषण शिविर, मलयालम संभाषण शिविर, उड़िया संभाषण शिविर, मराठी संभाषण शिविर, ऐसे सब जगह इस प्रकार जहां जहां भी सब जगह अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। जो मैं जिस भाषा, मेरी मातृभाषा जो है, मेरी भाषा को मेरे मोहल्ले में अन्य लोगों को मैं सिखाऊं। तो इस प्रकार अगर हम भारतीय भाषाओं के छोटे छोटे संभाषण शिविर जैसे या भाषा परिचय शिविर अगर शुरू करेंगे, तो और आग्रह करेंगे कि हर एक व्यक्ति और एक भाषा सीखे। हर एक व्यक्ति अभी जो 2-3 भाषा वो स्कूल में पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, मातृभाषा पढ़ते हैं, प्रादेशिक भाषा पढ़ते हैं या संस्कृत पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, 4-5 भाषाएं में 2-3 भाषा पढ़ते हैं, और परिसर परिवेश के कारण 2-3 भाषा और भी जानते होंगे। जो भाषा मैं नहीं जानता हूं, ऐसी एक नई भाषा सीखना चाहिए। ये एक आंदोलन पूरे देश में खड़ा करना चाहिए। हम इस विचार का भी प्रचार करना चाहिए। और एक भाषा सीखिए, बस जो भाषाएं जानते हैं इसके अलावा और एक भाषा सीखिए, आनंद से सीखिए, आत्मतृप्ति के लिए सीखिए। ऐसा अगर शुरू करेंगे और बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, तो पूरे देश में एक दूसरी भाषा के प्रति आत्मीयता दिखाने का एक भाव, एकता का, आत्मीयता का भाव बढ़ेगा। देखिए, प्राचीन भारत का भी विशेषता यही था, विविधता थी, कभी एक रूपता नहीं थी, एक रूपता नहीं थी, विविधता थी। लेकिन उस विविधता में एकता थी, एकात्मता थी, समरसता थी, परस्पर संबद्धता थी।
उसी प्रकार ये जो पूरकता थी, समरसता थी, ममता थी, उसी प्रकार आज विविध भाषा सीखने का कार्यक्रम के माध्यम से हम फिर से उस एकता, एकात्मता, समरसता और आत्मीयता का भाव हम बढ़ा सकते हैं। ये केवल भाषा सीखने का कार्यक्रम नहीं, रविंद्रनाथ ठाकुर जी का एक वाक्य में पहले पढ़ा था, भाषा विरसता का कारण नहीं बनना चाहिए, भाषा लोगों को नजदीक लाना चाहिए और जोड़ने का काम करना चाहिए। वो काम हम अभी इस और एक भाषा सीखिए इस आंदोलन से, इस प्रकार का कार्यक्रम लेने से हम लोगों में फिर से ये एक आत्मीय भाव पैदा कर सकते हैं। इसलिए यह एक कार्यक्रम अगर हम विविध भारतीय भाषाओं के अध्यापक, शिक्षक, प्राध्यापक, छात्र अगर ये सोच सकते हैं, बहुत एक अच्छा माहौल देश में बनेगा। दूसरा, एक भारतीय भाषाओं का परिचय के लिए और इसका परिचय कराने के लिए, अगर भारतीय भाषाओं का परिचय हुआ और उसका वैशिष्ट्य मालूम हुआ और अगर कितना सरल है यह अगर जानकारी मिलती है, तो फिर सीखने के लिए वो उत्सुक होंगे। उसके लिए कॉलेजेस में, महाविद्यालयों में, विद्यालयों में या मोहल्लों में भारतीय भाषा उत्सव नाम का कार्यक्रम करना चाहिए। इसके लिए एक दिन चुनना उचित रहेगा। मेरा सुझाव है, तमिलनाडु के बहुत प्रसिद्ध कवि, वो पूरे भारत के ही राष्ट्र कवि है सुब्रमण्य भारती जी, उनका जन्मदिन दिसंबर 11 को है। उस दिन को हम भारतीय भाषा उत्सव के नाते हम ले सकते हैं। मैं भारतीय भाषा उत्सव यानी एक दिन का कार्यक्रम होगा, उसमें उस कॉलेज में हर एक महाविद्यालय में बहुत भारतीय विविध भाषा भाषी छात्र रहते हैं। उस दिन उस उत्सव में सभी अपने अपने राज्य के वेशभूषा पहन के, फिर वहां एक स्टॉल रहेगा, उस स्टॉल में जो कोई आए उनको अपनी भाषा का परिचय कराए। उसमें 4 वाक्य, मेरा नाम, मम नाम, नन्न हेसरू, ऐसे अपने परिचय का 10 वाक्य वो वहां सिखाए। एक आनंद का उत्सव का वहां होगा। उस भाषा के संदर्भ में कुछ वहां एग्जिबिट्स भी रह सकते हैं। फिर उस भाषा भाषी लोगों का आहार, फूड कोर्ट भी वहां हो सकता है। ऐसे कई प्रकार के, फिर उस भाषा, अलग अलग भाषाओं के संगीत, नृत्य आदि कलाओं का प्रदर्शन भी हो सकता है। कई प्रकार के कार्यक्रम इसमें सोच सकते हैं। एक दिवसीय इस प्रकार का कार्यक्रम अगर हर महाविद्यालय में भारतीय भाषा उत्सव नाम का अगर ये कार्यक्रम अगर होगा, बहुत पॉपुलर कार्यक्रम होगा। युवाओं में, छात्रों में भारतीय भाषाओं के, अन्य भाषाओं का परिचय कराने में, कुछ सीखने में, 4 वाक्य सीखा। देखिए, इस प्रकार का अगर एक भारतीय भाषा उत्सव का कार्यक्रम एक महाविद्यालय में अगर होता है, अलग अलग भाषाओं के अलग अलग स्टॉल्स होंगे, वहां कुछ 10-20 वाक्य भी सीख सकते हैं, ऐसा वहां व्यवस्था है। तो निश्चित रूप से हर एक छात्र हर स्टॉल में जाके अपने को जो वाक्य चाहिए ऐसे वाक्य सीख के आएगा, बहुत भाषाएं सीखेंगे। एक बहुत आनंद का उत्सव हो सकता है। ये भारतीय भाषा उत्सव का एक छोटा सा नोट मैं बनाया हूँ, 2-3 पेज का। मैं ये आयोजकों को दूंगा, वो कल परसों MyNEP वेबसाइट में वो डालेंगे, वो आप सब देख सकते हैं। ये भारतीय भाषा उत्सव अगर अगले साल से पूरे देश में अगर हम मनाएंगे, ये भी एक अच्छा वातावरण बनेगा। तीसरा, ये जो नवशब्द निर्माण प्रक्रिया हर भारतीय भाषा में होना चाहिए, तो 2 व्यवस्थाएं अभी है। एक तो हर एक केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, ज्यादातर केंद्रीय सरकार के
सभी मंत्रालयों में, हर एक कार्यालय में, हर एक इसमें राजभाषा विभाग का वहाँ व्यवस्था रहती है। राजभाषा विभाग में उस मंत्रालय के अपेक्षित शब्दावली निर्माण का वो सोचते हैं और राजभाषा के रूप में हिंदी को कैसे लाना, इसके लिए वहां प्रयास रहता है। ये एक व्यवस्था वहां है। दूसरी व्यवस्था काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, CSTT नाम का संस्थान है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, और उस संस्थान के माध्यम से अभी तक 9 से 10 लाख शब्दों का निर्माण हुआ है और लगभग 500 कोशों का भी प्रकाशन हुए हैं। लेकिन कुछ वहां भी अभी ये होना है, वो ऐप के जैसे अभी मोबाइल में टाइप करते ही वहां से हमें वो शब्द मिलना चाहिए, 10 लाख शब्द सर्चेबल फॉर्मेट में टाइप करते ही मिलना जैसा अभी नहीं है। उस प्रकार वो आशा करता हूं कि सद्य वो ऐसे अगले 1-2 साल में इस प्रकार का वो व्यवस्था करेंगे। तो 2 व्यवस्थाएं तो है, वो चलेंगे, लेकिन यह केवल उन दोनों को अगर छोड़ेंगे, ये काम बहुत बड़ा काम है और सभी भारतीय भाषाओं में ये होना है। देश भर ये सभी भाषा शिक्षकों के, भाषा प्राध्यापकों के बीच यह एक नित्य कार्य, नित्य चर्चा का विषय ये होना चाहिए। भाषा विभागों में ऐसे नए नए शब्द जिनका अंग्रेजी में है, भारतीय भाषा में शब्द नहीं है, तो उसको अनाउंस करिए, छात्र अध्यापक सब अपना अपना सुझाव दें, फिर उससे शब्दों का चयन करें, फिर उसका प्रसारित करें। ऐसा ये शब्द निर्माण प्रक्रिया पूरे देश में होना चाहिए। सब चीज सेंट्रलाइज्ड होने से यह नहीं होगा, डिसेंट्रलाइज होना, सब जगह होना, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करना, भाग लेना, तब ही स्वल्प काल में ये अपडेट हो सकता है। अभी हम शब्दों के संदर्भ में बहुत पीछे हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत शब्द अभी करना है, तो ये भी एक आंदोलन के रूप में पूरे देश में सभी ये काम लेना चाहिए। और इसके संदर्भ में चर्चाएं, कैसे शब्द कैसे होना चाहिए, स्वल्पाक्षर, उच्चारण सुलभ, प्रयोग सुलभ, मात्र, ऐसे कई विषय हैं, वो कैसे ये होना चाहिए, तो ये एक चर्चा है। सभी भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए, सिखाने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेस के नई सामग्री निर्माण करना चाहिए। पहले ये प्रक्रिया चलती थी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर में जो स्थापित हुए, वो इसी काम के लिए IAS IPS सिविल सर्विस अधिकारियों को अलग अलग प्रांत गए तो वहां अल्प समय में वहां की प्रांतीय भाषा सिखाने के लिए सभी भारतीय भाषाओं का सीखने का पुस्तकें वहां कोर्स मटेरियल तैयार किए और लैंग्वेज लेबोरेटरी में 1 महीने में 2 महीने में भाषा सीखने का व्यवस्था भी वहां किया था। लेकिन वो संस्थान के कुछ ICU में, वो भाषा विज्ञान संस्थान ICU में गया, इसलिए वो सारा प्रक्रिया भी अभी बंद पड़ा है। अभी पिछले 10 साल से मुझे लगता है 10-15 साल में भारत में ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स प्रयास किए होंगे, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाला ऐसा प्रयास नहीं हुआ है। भाषा शिक्षा का अलग अलग स्तर रहते हैं, अलग अलग स्तरों में अलग अलग अंशों का पढ़ाने का ये नई आकर्षक शिक्षण सामग्री का निर्माण, यह भी सभी भारतीय भाषाओं में बड़े पैमाने पे होना चाहिए। 5वां, ये जो नई शिक्षा नीति के एक डुअल डिग्री का, दोहरी डिग्री का एक अवसर दिए हैं। रेगुलर कोर्स में 1 डिग्री करते समय ऑनलाइन डिस्टेंट लर्निंग मोड से दूसरे डिग्री कर सकते हैं, ऐसा एक व्यवस्था आने वाली है। तो इसके अंतर्गत अगर हम भाषा सिखाने के लिए अलग अलग प्रकार के कोर्सेस अगर हम ऑफर करेंगे, इसके लिए
पहले पाठ्यक्रम तैयार करना, पाठ्य सामग्री तैयार करना, ये फिर सभी सिंगल स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन, मल्टी स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, एकांगी विषय के संस्थान, बहु विषयक संस्थान होना चाहिए, ये भी एक है। तो वहां भी स्टेम कॉलेजेस में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि कॉलेजेस में भी इस प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्सेस फॉर क्रेडिट्स ऑफर कर सकते हैं। तो ये सब हम भारतीय भाषा सिखाने के लिए स्टेम कॉलेजेस में भी भाषाएं, भारतीय भाषाएं सिखाने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमें खुला है। इसका पूर्ण अवसर लेने के लिए अभी इनिशिएटिव भाषा प्राध्यापकों को, भाषा विभाग, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो भाषा विभाग हैं, इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, अग्रेसर होना चाहिए, नए नए पाठ्यक्रम करके ऑनलाइन या ऑफलाइन सर्टिफिकेट कोर्स, डिग्री कोर्स और क्रेडिट कोर्स और ड्यूअल डिग्री कोर्स, ऐसे कई प्रकार के कोर्सेस हम कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अवसर भारतीय भाषाओं को मिला है। इससे उच्च शिक्षा, भारतीय शिक्षा को भी, भारतीय उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, ये सब भारतीय भाषा माध्यम से करने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर होगा। इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और ये जो अभी पूरे हम 30-50 साल से स्वतंत्रता के समय से ही भारतीय भाषाविद हम आग्रह करते आए हैं कि उच्च शिक्षा भारतीय भाषा में हो। तो हर सभा में, हर सम्मेलन में ये भाषण होता था, उच्च शिक्षा भारतीय भाषा में होना चाहिए। हाँ, अभी शिक्षा नीति में इस प्रकार का आग्रह पहली बार अभी आया है, लेकिन हमारे ओर से भी इसके लिए तैयारियां अभी तक नहीं हुई है जितना मात्रा में होना चाहिए। अगर स्टेम कॉलेजेस में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स कॉलेजेस में और वाणिज्य महाविद्यालयों में वाणिज्य के इस प्रकार के सभी प्रकार के कंप्यूटर के हो, सभी प्रकार के इस प्रकार के आधुनिक विद्याओं को भारतीय भाषा माध्यम से अगर कोर्सेस उच्च शिक्षा में करना है, तो संदर्भ ग्रंथ भारतीय भाषाओं में अभी कहाँ तैयार है और पढ़ाने वाले कौन है, ये भी तैयार नहीं हुआ। इसलिए ये संदर्भ ग्रंथों का अनुवाद का एक बहुत बड़ा अभियान होना चाहिए। यद्यपि NEP 2020 में अखिल भारतीय अनुवाद संस्थान का स्थापना का विषय है, लेकिन एक संस्थान करने से कितने साल, 20, 30, 50 साल आवश्यक होगा। तो एक संस्थान उसके विशेष विषयों का वो मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये प्रत्यक्षतः ये काम हर विश्वविद्यालय में, हर महाविद्यालय में शुरू होना चाहिए। देश भर में इसके लिए भाषाविद ही हर प्रांत में उस प्रांतीय भाषा में ये स्टेम विषयों का, संदर्भ ग्रंथों का अनुवाद के लिए कुछ विशेष योजनाएं करना चाहिए। हमें भाषा शिक्षकों को इनिशिएटिव लेके ये काम करना चाहिए। तब ही नई शिक्षा नीति में जो कहा गया उच्च शिक्षा भारतीय भाषा माध्यम से हो, वो तब ही हो पाएगा जब हम इस प्रकार का काम लेंगे। और 7वां विषय, भारतीय भाषा के लिए एक अभियान हमें शुरू करना चाहिए। भारतीय में जो पहले 7 आवश्यकताएं बताया, स्पीकर्स, मीडियम, कॉन्टेम्पररी लिटरेचर, एडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, वर्ड जनरेशन वगैरह वगैरह, उन 7 विषयों को ध्यान में रखते हुए और उस कार्य के संदर्भ में भारतीय भाषा आगे हो, इसके लिए हमें भारतीय भाषा अभियान लेना चाहिए। वो प्रांत स्तर में, नगर स्तर में, जिला स्तर में, अलग अलग स्तरों में, नीचे के स्तरों में, हम जहां हैं, हमारे इर्द गिर्द में
उस एरिया में अगर हम शुरू करते हैं, सब जगह ये शुरू होना चाहिए, ये ऊपर से नहीं आना चाहिए, नीचे से ये आना चाहिए। हर व्यक्ति इसका एक अग्रेसर, पायनियर जैसे काम करना चाहिए। ऐसे अगर भारतीय भाषा अभियान अगर हम उठा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तब ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जितने भी बातें कहे गए उनका क्रियान्वयन तब भी हो पाएगा। ये 7 काम अगर हम हमारे ये यहाँ जो क्या करना चाहिए, 7 बिंदु मैंने बताया, इन 7 बिंदुओं को लेके हम अगर काम शुरू करेंगे अभी से, तब शिक्षा नीति को हम क्रियान्वित कर सकते हैं। नहीं तो ये और एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है, हम सब मिलके फिर से भारतीय भाषा को राष्ट्र शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी, सब क्षेत्र में फिर से भारतीय भाषा लाने के लिए अपने ओर से हम काम शुरू करें। सरकार के मुंह देखने के बजाय हम हमारे ओर से काम शुरू करना चाहिए। ये मैं थोड़ा ज्यादा ही विषय रखने के लिए शायद मैं थोड़ा ज्यादा समय लिया हूं, क्षमा करना। और आगे बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण शास्त्री जी। आपने केवल शिक्षा नीति में क्या, ऐसा नहीं, इतना साल से भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए आप कार्यरत है। आपके अनुभव, आपके दृष्टि वो आपने रखा है। अभी सभी प्रतिभागियों का ये अवसर है। अभी हमारे पास 20 मिनट का समय है। इसको भी उचित रूप में उपयोग करना है। या अभी कैसे उपयोग करे ऐसे ही रहेगा शिक्षा नीति का भी अवसर। हमारे पास कृष्ण शास्त्री जी है, इसलिए आपने 7 बिंदु कैसे लागू करना है अपने ओर से, व्यक्तिगत रूप में, हमारा संस्था, परिवार, सभी स्तर पर कैसे ये लागू कर सकता है, इस संदर्भ में आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो अभी पूछ सकता है। सीधे भी पूछ सकता है, कोई चैट बॉक्स में लिखे तो वो भी इधर ऐसे भी प्रस्तुत कर सकता है। अभी सबको ये अवसर आपके पास है। कौन पूछना चाहता है उसका नाम भी चैट बॉक्स में लिखिए, उसका नाम बुलाएगा, वो अनम्यूट करके क्वेश्चन रखना है। शास्त्री जी नमस्कार, मैं शिव कुमार बोल रहा हूँ। नमस्कार। हाँ नमस्ते शिव कुमार जी। हाँ नमस्कार विनोद जी। नहीं, मैं तो एक विषय है आपके साथ में, ये बहुत से लोगों की जिज्ञासा है कि भाषा के बारे में भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम ये फैला हुआ है कि विद्वान होना यानी अंग्रेजी जानना।
अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो आप विद्वान नहीं हैं। तो सामान्य रूप से ये जो एक अवधारणा बनी हुई है, इसके निवारण के लिए समाज में क्या प्रयास किया जाना चाहिए? अपने विषय का कितना भी वो विद्वान क्यों ना हो, परंतु अगर अंग्रेजी नहीं जानता है तो वो विद्वान नहीं है। इस प्रकार का एक विचित्र भ्रम बना हुआ है। इस भ्रम निवारण के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? मुझे लगता है इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी। इसमें 2-3 बातें हमें कराना होगा। एक तो जब अन्य भाषा माध्यम उच्च शिक्षा अन्य भाषा माध्यम से शुरू होगा, तब परिस्थिति में बदल आएगा, एक। दूसरा, वो होते ही जो सिविल सर्विस परीक्षाएं, अलग-अलग के परीक्षाएं वगैरह वहां भी, और आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में जब भारतीय भाषा माध्यम से शिक्षा होगी, तब मानसिकता बदलेगी, ये एक। दूसरा, जैसे अंग्रेजों के काल में 100-150 साल पहले अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजी भाषा को 2 विषयों के साथ जोड़ा। एक तो रोजगार के साथ अंग्रेजी को जोड़ा, अंग्रेजी शिक्षा को जोड़ा, अंग्रेजी भाषा को जोड़ा रोजगार के साथ। दूसरा, प्रतिष्ठा के साथ जोड़ा। मैं माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के पुस्तकों में, भाषणों में सुना हूं, पढ़ा हूं कि शुरू में जो अंग्रेजी में बीए, एमए डिग्री प्राप्त किए थे, कलकत्ता में, नागपुर में, ऐसे लोगों का सार्वजनिक सभाओं में अभिनंदन कार्यक्रम होते थे। तो शोभा यात्रा में हाथी के ऊपर बिठा के शोभा यात्रा में लेके जाते थे। इस प्रकार प्रतिष्ठा का विषय बनाया। हिब्रू रिवाइवल मूवमेंट चला 100 साल पहले इजराइल में। वहां भी हिब्रू रिवाइवल के लिए क्या किया? हिब्रू भाषा का पुनरुज्जीवन के लिए 2000 साल के बाद ये कार्यक्रम हुआ था। 1882 में मूवमेंट शुरू हुआ था। 1925 तक हिब्रू भाषा रिवाइवल पूर्ण हुआ। तब भी उन्होंने क्या किया? तो हर एक यहूदी बच्चे का 14वां साल जब होती है, कुछ धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो उस कार्यक्रम के लिए बच्चे को तैयार करते थे कि उस कार्यक्रम में वो 1 घंटा हिब्रू भाषा में भाषण करे। तो वो एक प्रतिष्ठा का विषय बनता था। इसलिए 2 साल 3 सालों तक वो युवा बच्चा हिब्रू भाषा में धारा प्रवाह बोलने के लिए प्रयास करता था, और उस कार्यक्रम में सभी के सामने हिब्रू में भाषण करता था। तब लोग सब उसका सम्मान करते थे। तो ऐसे करके करके प्रतिष्ठा का विषय बनाया। तो हमें भी भारतीय भाषा रोजगार के साथ जोड़ना, प्रतिष्ठा का विषय बनाना, फिर भारतीय भाषाओं को व्यवहार में लाने के लिए कुछ प्रायोगिक व्यावहारिक ये काम कराना होगा। उसमें उसके लिए समाज में आम डिमांड, अभियाचना, आम लोगों की याचना कराना होगा। जैसे जो भारतीय भाषा माध्यम से पढ़ेगा, नौकरियों में, सरकार के नौकरी में 10% भारतीय भाषा माध्यम से पढ़े हुए उनका आरक्षण, या आरक्षण अभी ज्यादा नहीं कर सकते, 10% ग्रेस मार्क दीजिए आप, 10% ग्रेस मार्क इसमें जॉब के लिए। तो एक इंसेंटिव हुआ। इस प्रकार के कई प्रकार के इंसेंटिव हो सकते हैं। जैसे कॉमर्स मिनिस्ट्री, हर एक मंत्रालय, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के हर एक मंत्रालय भारतीय भाषाओं के लिए काम कर सकते हैं, केवल शिक्षा मंत्रालय नहीं। जैसे वाणिज्य मंत्रालय है, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जितने भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के रैपर ये पैकेज जो रहता है, रैपर्स, तो वो अभी अंग्रेजी में छपा हुआ रहता है। गांवों में भी वो जाती है, चिप्स हो, ये फास्ट, ये सारे खाने का सब अंग्रेजी भाषा में रहता है। वो भारतीय भाषा में छपे, या कम से कम एक साइड भारतीय भाषा में, एक साइड और किसी भाषा में छपे। इस प्रकार का मंत्रालय, अगर कॉमर्स मिनिस्ट्री
पोजीशन माने नियम करते हैं तो सभी करेंगे। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री कर सकते हैं, या जिन वाणिज्य संस्थाओं ने भारतीय भाषाओं को व्यवहार में लाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में या पब्लिसिटी में या कम्युनिकेशन में या होर्डिंग्स, एडवर्टाइजमेंट्स, ऐसे भारतीय भाषाएं का प्रयोग जो करेंगे उनको 1% टैक्स छूट मिलेगा। अगर कॉमर्स मिनिस्ट्री इस प्रकार का करेंगे तो सभी शुरू करेंगे। तो ऐसे इस प्रकार तब भारतीय भाषा में प्रतिष्ठा का भी विषय बनेंगे। तो कुछ इस प्रकार के कुछ व्यावहारिक काम हमें करना चाहिए। कुछ देशों में ये करते हैं, सिटीज में जो होर्डिंग्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, आज देश भर सभी होर्डिंग्स अंग्रेजी में होते हैं, तो वो साइन बोर्ड्स, होर्डिंग्स भारत कुछ देशों में ऐसा है, वहां की प्रादेशिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो 1% उनका टैक्स छूट रहता है। तो भारत में भी इस प्रकार के कर सकते हैं, ऐसे कुछ एक्शन हमें करना होगा। अभी किसी को प्रश्न पूछना है? शिव कुमार जी को भी धन्यवाद। सुधाकर अभी समअप करके पूरा कर सकता है? कोई प्रश्न नहीं है? MINEP वेबिनार सीरीज में आज के विषय ये शिक्षा निधि का मूल विषय है। कृष्ण शास्त्री जी ने कहा, शिक्षा में परिवर्तन मतलब इस शिक्षा में भारतीयता लाने का मतलब भारतीय भाषाओं में शिक्षा ही है। साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा, कला, जीवन मूल्य वो सब है, लेकिन ये सबके आधार और माध्यम अपना भाषा ही है। आज के संदर्भ में या भारत के अंग्रेजों के कालकल समय से वो कैसे अंग्रेजी जीवन शैली हमारे जीवन में आ गया, वो भाषा के साथ आ गया, शिक्षा के साथ आ गया। कैसे उसको प्रतिष्ठा दिए वो भी अभी उल्लेख किया है। इसके एक यू टर्न करना है, इसलिए भारतीय भाषाओं में पढ़कर वो नीट एग्जाम में आ गया, यूपीएससी ऐसे उच्च पद पर प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में अच्छी स्थान में मिलकर अपने अपने गांव में, शहर में कोई बच्चे ऐसे मॉडल बनते हैं, उसको उस नौजवान को हम मान्यता देना है, रिकॉग्नाइज देना है, उसको अभिनंदन करना है। ऐसे अपने अपने भाषाओं में भी स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और शोध तक कर सकता है। वो अपने अपने शोध प्रबंध, क्या आज के संदर्भ में वो इंग्लिश में अनिवार्य हो जाता है, लेकिन उसको स्वयं अपने शोध प्रबंध अपने भाषाओं में या कोई भारत के अन्य भाषाओं में, 2-3 भाषा में, आज के संदर्भ में ये इतना बड़ा कार्य बहुत महनीय है, लेकिन इतना कठिनाई का काम नहीं है। अन्य भाषाओं में उसका अनुवाद करके प्रिंट कर सकता है, न तो ऑनलाइन में उपलब्ध कर सकता है। ऐसे
शोध तक, शोध प्रबंधक तक अपने भाषाओं में आना है। ये भाषाओं की समृद्धि, आज के विषय, आज के ज्ञान विज्ञान अपने भाषाओं में आने के कारण ही भाषा संपन्न समृद्ध हो जाएगा। इसलिए नया नया क्या विज्ञान आ गया है, टेक्नोलॉजी का विषय संदर्भ पर या वाणिज्य के क्षेत्र में नया एक कोई लेजिस्लेशन आ गया, उसका भी अपना भाषा में होना चाहिए। ये मेरा एक छोटा सुझाव है। और गत 10 साल से, 10 साल नहीं है, अभी 9 साल हो गया भारतीय भाषा मंच का गठन के पश्चात, वो भारतीय भाषाओं के, सभी भाषाओं के एक अंतर संवाद के आधार पर वो शुरू किया है। ये पहले भारतीय भाषाओं के बीच में, भाषाओं के बीच में एक एकात्मता और एक समन्वय के वातावरण, स्पर्धा का नहीं है, एक परस्पर पूरकता का एक वातावरण, एक अप्रोच को उत्पन्न करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसके साथ साथ हर एक भाषाओं के लिए सम्मान देना है। अभी भारत के भाषाओं के विषय आए तो तुरंत वो आ जाएगा हिंदी का, न तो संस्कृत का। ने इस संदर्भ में हम सब ने भारत का सभी भाषा भारतीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, उसी सोचकर दृष्टिकोण से हम भाषा का विषय और भाषाओं के समृद्धि के लिए काम करना है। मैं 2 सुझाव मेरा मन में है, वो आपके सम्मुख रखता है। एक तो भाषाओं के उत्सव के बारे में कृष्णमूर्ति जी ने कहा, 4-5 साल से शिक्षा संस्कृत उद्यान्यास और भारतीय भाषा मंच के प्रयास से और सभी भाषा भाषियों के सहयोग से 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के संदर्भ में कहां कहां हो सकता है वहां हम ऐसे भाषा उत्सव हम मनाते हैं। गत वर्ष चेन्नई में हुई, त्रिवेंद्रम में हुई। जैसे चामू जी ने कहा, वो सब अपने अपने भाषाओं में कुछ बोलेंगे, कोई गीत गाएंगे। अभी आपने एक अच्छा प्रारूप बनाया है इस माहौल में, इस महोत्सव में। जैसे एक उत्सव के आधार पर 10 वाक्य अपने ओर से, न तो कोई अन्य व्यक्ति से वार्तालाप करने के लिए 10 वाक्य का सीख सकता है। एक बहुत बड़ा मॉडल है। हमने भी प्रयास किया है, जैसे संस्कृत भारती ने बनाया वदतु संस्कृतम, उसका छोटा छोटा वाक्य है संस्कृत और अन्य भाषाओं में। केरल में मलयालम और संस्कृत के बीच में मिलता है। हमने कुछ समय वो शुरू किया है, एक एक दिन एक वाक्य उसके फॉलो करके, संस्कृत भारती का संस्कृत भाषण का एक किताब वदतु संस्कृतम किताब फॉलो करके हर एक दिन एक वाक्य, उसमें क्या है वही अपने अपने भाषाओं में लिखकर, कोई व्हाट्सएप ग्रुप से, कोई ऐसा ग्रुपों से हम उसका एक बड़ा आंदोलन ललित रूप से कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे आपने सुझाव दिया भारतीय का जन्मतिथि, ऐसे सभी को मान्यता है तो वो भी कर सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के संदर्भ में भी ये करना है। ये राज्यों में करना है, जिला स्तर में करना है, महानगर में करना है, गांव तक करने के लिए, और अपना अपना विद्यालयों में। गत वर्ष हमने कुछ प्रयोग किया है नेशनल इंस्टीट्यूट में, क्योंकि वहां अन्य भाषा भाषी छात्र हैं, इसलिए ऐसा भी कुछ प्रयोग शुरू किया है, वो भी बहुत सफलपूर्ण था।
दूसरा मुझे मन में एक है, जैसे उच्च शिक्षा के संदर्भ में किताबों का निर्माण केवल अनुवाद के से नहीं है। कोई भी शिक्षक, प्रशिक्षक, प्रोफेसर, वो अपने विषय में, अपने भाषा में एक मूल ग्रंथ, टेक्स्ट बुक के जैसे ग्रंथ लिखना इतना बड़ा विषय नहीं, आसानी से कर सकता है, क्योंकि वो 3 साल 5 साल एक विषय अपने क्लास में पढ़ाए तो उसके संदर्भ में उसके विद्यार्थी के उस स्टैंडर्ड के आधार पर उसका लोकल फ्लेवरिंग भी उसमें जोड़कर मूल रूप से किताब लिख सकता है। ऐसा लिखना, कम से कम एक किताब मेरा सब्जेक्ट में मैं लिखूं, ऐसे हर एक अध्यापक, प्राध्यापक स्वयं शपथ लेना है, वो उसको हम प्रमोट भी करना है। ऐसे अभी 6 विषय हमारा है, एक विषय में कुछ सरकार भूमिका है, लेकिन 7 ही विषय बिंदुओं में व्यक्ति को इतना बड़ा भूमिका है भाषाओं के पुनर्स्थापन संधि में। एक असुलभ संदर्भ है शिक्षा जगत से जुड़े सभी शिक्षा, शोध और प्रतियोगी परीक्षा में अपनी भाषाओं को अवसर मिलना है, ऑप्शन